We are starting with Feb March 2021, पेपर 32। मार्च इंडिया का पेपर होता है और इंडिया में एक ही वेरिएंट होता है। तो पेपर 3। क्वेश्चन नंबर 1, ओवर टाइम द एवरेज टोटल कॉस्ट curve of a firm is lowered. Which form of efficiency does this represent? Allocative efficiency तो MC इक्वल्स टू AR होती है, जो कि MSB इक्वल्स टू MSC वाली होती है। ठीक है, ना अंडर एलोकेशन ना ओवर एलोकेशन। डायनेमिक एफिशिएंसी इज द राइट आंसर, क्योंकि डायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है? व्हेन यू इन्वेस्ट व्हेन यू इन्वेस्ट इन इनोवेशन, व्हेन यू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही है। जब आप जो है वो इम्प्रूवमेंट, ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट्स होती हैं ये, ठीक है, ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट्स इन इनोवेशन, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैसा लगा रहे हो आप ओवर टाइम। मतलब बेसिकली ग्राफिकली जब इसको हम बनाते हैं तो ये कैसे होता है, आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है। सही है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड क्वांटिटी। परेटो एफिशिएंसी एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हमने काफी पेपर्स में इसको देखा है, 2023 के बहुत पेपर्स में परेटो एफिशिएंसी आ रहा है। परेटो एफिशिएंसी दो होती हैं। एक आपकी इम्प्रूवमेंट होती है जो कि इनसाइड द पीपीसी से ऑन द पीपीसी की तरफ होता है, व्हेन यू कैन मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्ड्स ऑफ। और एक होता है अचीवमेंट। परेटो एफिशिएंसी अगर अचीव हो गई तो वो ऑन द पीपीसी होती है, व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्ड्स ऑफ। टू वॉच द 2023 पेपर्स नवंबर के, जिधर इसमें परेटो के सवाल आए हैं, मैंने आपको बताया भी था ये। 23 नवंबर 23 के क्वेश्चन की बात करूँ। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इसका आंसर नहीं होता। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ना गिवन टाइम पे होती है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है जब आप विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द गिवन इन्वेस्टमेंट, विद द गिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप जो है वो बेसिकली एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमम कर रहे हो। देखो, एवरेज टोटल कॉस्ट का नीचे शिफ्ट होना इज डायनेमिक एफिशिएंसी, बट जो मिनिमम पॉइंट इसका होता है ना, वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है ना वो ऑन गोइंग नहीं होती। ठीक है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑन गोइंग नहीं होती। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ना एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड मेथड से जो आप एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो ना अपने रिसोर्सेज की, और उससे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हो, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो होती है। तो ये ओवर टाइम जो इसने लिखा होता है ना, ये एक सबसे बड़ी हिंट थी कि देख लिया मैंने टॉकिंग अबाउट डायनेमिक एफिशिएंसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज private and social marginal cost and benefits curve for antibiotics market, the equilibrium with x। ठीक है, तो एमपीसी और एमएससी अगर इक्वल है तो इसका मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट आर जीरो। और यहाँ पर आप देखो, सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट, इसका मतलब ये एंटीबायोटिक्स अगर आप देख लो तो ये वो है ना, ये एक मेरिट गुड है, हेल्थ केयर है। तो जाहिर सी बात है ड्यू टू एक्सटर्नल बेनिफिट्स वो एक्सीड कर रहा है इसको। तो एमएसबी और एमएससी यहाँ पर इक्वल है, दिस इज सोसाइटी का इक्विलिब्रियम। सही है। सोसाइटी तो क्योंकि हमेशा यही कहती है ना कि भाई उधर ऑपरेट करो जहाँ पर एमएससी एमएसबी की इक्वल हो, ताकि ना एक्सटर्नैलिटीज हो और ना ही अंडर ओवर एलोकेशन हो। पर ये लोग करंटली ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट एक्स पे। पॉइंट एक्स जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एमपीबी और एमपीसी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्लियरली समझ आ रही है कि ये लोग अंडर कंजम्पशन कर रहे हैं, अंडर एलोकेशन कर रहे हैं, अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरिट गुड का क्लियर कट केस है ये। देर इज ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन, नो नो। देर इज अंडर कंजम्पशन एंड अंडर प्राइसिंग, यस। ठीक है, देर इज अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्राइसिंग, नो। ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही, प्राइस ये है, होनी ये चाहिए। तो अंडर प्राइसिंग भी हो रही है, अंडर प्रोडक्शन भी हो रही है। ठीक है, टू का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, the table shows the results of cost benefit analysis of the construction of a new airport. What is the total value in US million dollars of all externalities created by construction of the new airport? तो basically external benefit plus external cost सारी पूछ रहा है ये। ठीक है, all externalities involved। तो प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट इससे मुझे दिया हुआ है, तो सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट कितना दिया हुआ है इसने, 400। एक्सटर्नल कॉस्ट मुझे नहीं पता। सोशल कॉस्ट इसने कितनी दी हुई है, 450। तो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी 50। इसी तरीके से सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट
तो सोशल बेनिफिट इससे मुझे कितना दिया हुआ है, 480। प्राइवेट बेनिफिट इससे मुझे दिया हुआ है 440, प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 + 90, 40 + 50 is 90, तो D is the right answer of all the externalities involved, ना, तो external benefit plus external cost. Question number 4. A utility maximizing consumer has a fixed income and can choose between good X and good Y. The diagram shows a budget line and the different consumption combinations. Which consumption combinations are currently available to her? कौन से available हैं? तो अगर मैं एक बजट लाइन आपके सामने बनाऊं ना अगर, तो दिस इज द बजट लाइन, दिस इज गुड Y, दिस इज गुड X। सही है। ये A है, ये B है, ये बजट लाइन है। अब आपको शायद याद होगा, इनसाइड द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ऑन द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये सारे अचीवेबल होते हैं। जो आउटसाइड द बजट लाइंस होते हैं ना, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? ये अनअटेनेबल पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब मेरी अफोर्डेबिलिटी इतनी है ही नहीं कि मैं बजट लाइन के बाहर ऑपरेट कर सकूं। ये सारे ना अफोर्डेबल है, ये भी अफोर्डेबल है, ये सारे अफोर्डेबल है, पर जो बाहर होता है ना बजट लाइन के, वो अफोर्डेबल नहीं होता। अनअटेनेबल। तो कौन कौन से अवेलेबल हैं? अवेलेबल छोड़ो, देखो अनअवेलेबल कौन कौन से हैं। ये अनअवेलेबल है, ये अनअवेलेबल है। तो F and K आर अनअवेलेबल, ठीक है। F and K ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि अनअवेलेबल है। खैर, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब अवेलेबल हैं। कौन कौन से अवेलेबल है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। G भी अवेलेबल है, J भी अवेलेबल है, L भी अवेलेबल है, H भी अवेलेबल है। तो D इज द राइट आंसर। सही है। तो मसला, जो बाहर है ना वो अवेलेबल नहीं है, औकात से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 5. Rational consumer Romesh spent 90 rupees buying herb X and spice Y. Both cost 10 rupees per gram. How much of each should he buy? देखो, अगर मैं इंडिविजुअली दोनों प्रोडक्ट्स को देखता हूँ ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हर्ब एक्स, अगर मुझे हर्ब एक्स से अपनी सेटिस्फेक्शन, वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम याद है? वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम क्या होता था? व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस, तो आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी। और स्पाइस वाई का भी यही होगा, MU इज इक्वल टू प्राइस। अब प्राइस इसने कितनी बोली है? 10 रुपीज पर ग्राम ना दोनों का, तो 10 10। अब MU यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा, TU उसने मुझे दिया हुआ है, तो MU कैसे निकालूंगा? अगर मुझे इसका MU निकालना है तो चेंज निकालोगे ना, तो दिस इज 15, दिस इज 15, दिस इज 10। इसका MU निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? चेंज निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हर्ब एक्स जो है वो 5 लेने चाहिए क्योंकि 10 है, और हर्ब स्पाइस वाई जो है वो मुझे 10 लेने चाहिए। तो बेसिकली 10 10। अब ये 10 किधर आ रहा है? ये 10 आ रहा है, हर्ब एक्स का 10 किधर आ रहा है? हर्ब एक्स का 10 आ रहा है 5 ग्राम पे, 5 ग्राम्स पे, और इसका आ रहा है 4 ग्राम्स पे। तो एक तरीका तो ये है, तो मेरा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं MUX/PX = MUY/PY करूँ, टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम निकालूं। तो टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि भाई मुझे MUX MUY जो है ना वो ट्रायल एंड एरर होगा। मुझे प्राइस ऑफ एक्स तो पता है, प्राइस ऑफ वाई भी पता है, ट्रायल एंड एरर होगा। आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा दोनों इक्वल का हो रहे हैं। अब ये बहुत लंबी होगी इसमें। अब जैसे 10/10 = 10/10, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, तो ये 1:1 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। तो इन दी एंड वही बात है, 4 and 5 ही हो रहा है, तो ये वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम से करोगे तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 6 6। अच्छा, ये सवाल अभी मैं पढ़ भी नहीं रहा। जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं ना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जरा सुनना गौर से। ये टोटल कॉस्ट इसने मुझे बना के दिया हुआ है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, और एग्जैक्टली सेम शेप में टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सही है। अच्छा, इसको बीच में से ब्रेक कर रहा हूँ। ये इसका बीच मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट से इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ग्रीन लाइन बना दी इमेजिनरी, मिड पॉइंट से ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पूरा सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आपको याद हो, एक छोटी सी मिसाल, एक चीज जो आपको याद हो, ये और इसमें फर्क क्या होता है?
दिस इज डिक्रीजिंग रेट, दिस इज इंक्रीजिंग रेट। आपको अगर याद हो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है और मार्जिनल कॉस्ट गिर रही होती है, तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाता है, क्योंकि देखो इन द डायग्राम टीसी इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आता है, याद है, डीएमआर। तो जैसे ही आपका डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन हो जाता है ना, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम होना शुरू हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, और इस पॉइंट पे आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है और वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो हम ये कहते हैं कि जो इसका मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। इन दोनों मिड पॉइंट्स पे, अगर मैं ना ग्री पर्पल वाली लाइन यहाँ लेके आ जाऊँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं दोनों लाइन यहाँ लेके अगर मैं दोनों मिड पॉइंट्स पे देखूँ ना, अ, दोनों मिड पॉइंट्स पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मैक्सिमम पे है और मेरी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे है, ठीक है। एक नॉलेज तो आपको मैंने ये बता दी। फिर मैंने आपको एक और टोटका सिखाया था, और वो टोटका ये था कि आप ओरिजिन से लाइनें खींचो। अब ओरिजिन से मैं पहले लाइन खींच रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। मैंने एक ओरिजिन से लाइन खींची। ओरिजिन से जो भी लाइन मेरी वेरिएबल कॉस्ट से टेंजेंट होगी ना, इस पॉइंट पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे होगा। और ओरिजिन से मैं जो भी लाइन टोटल कॉस्ट की तरफ खींचूंगा, सही है, टोटल कॉस्ट की तरफ खींचूंगा, तो उस हिसाब से मेरी जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी। क्लियर है चीज। अब ये डायग्राम मेरी प्रॉपर एक्यूरेट नहीं बनी है, सेम पॉइंट पे दोनों नहीं आ सकते। मैं एक चीज यहाँ पर जो है ना वो करना चाह रहा हूँ। मैं ना आपको इस डायग्राम से बेहतर, मैं आपको ना एक दूसरी अपनी लेक्चर वाली डायग्राम दिखा रहा हूँ, मेरे से एक्यूरेट वो बनी नहीं है। मैं ना आपको लेक्चर पीडीएफ अपनी दिखाता हूँ 2 मिनट। वो सेम पॉइंट पे कभी भी नहीं आता। सही है, देख लो जरा 1 मिनट, ताकि ना याद आ जाए। ये बहुत बहुत टेस्ट होता है। 2023 के तो कचरा पेपर से, उसमें ऐसा कुछ उसने टेस्ट करा नहीं। हाँ ये देखो, मैंने ना डायग्राम थोड़ी एक्यूरेट नहीं बनाई थी, ये एक्यूरेट डायग्राम है, ये देखो। आप ओरिजिन से लाइन खींचती हो, जो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लाइन आ रही है ना, जो टेंजेंट हो रही है, यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगा, और जो ओरिजिन से लाइन खींचोगे जो टोटल कॉस्ट को टेंजेंट कर रही है, यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा, ठीक है। अब मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, उसमें मसला ये आ रहा है कि मैंने एक्यूरेट नहीं बनाई है। चलो मैं इसको एक्यूरेट बनाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, रुको जरा। मैं इसको ना बिल्कुल एक्यूरेट करता हूँ। अब अगर मैं ओरिजिन से लाइन खींचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक्यूरेट बनी है ना, अब एक्यूरेट बनी है, ये देखो। इस पॉइंट पे मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे आ रही है, थोड़ी बेहतर बनी है। और देखो जब मैं इसको ओरिजिन से यहाँ से बना रहा हूँ ना, तो इस पॉइंट पे मेरा टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पे आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ओरिजिन से जब हम लाइनें खींचते हैं, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से टेंजेंट करेगी वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम होगा, और जब ये इससे टेंजेंट करेगी तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम होगा। अब इस जितनी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ सकता है मैंने सब बता दिया आपको। अब देखो जरा, अब आंसर क्या होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट OQ3। देखो OQ3 पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, इसका आंसर यही होगा। अब देखो ये कितना टेक्निकल एमसीक्यू था, सही है। जिधर इतनी ओरिजिन से, सिर्फ मैंने तो बहुत लंबी कर दी है यहाँ पे, मैंने तो सब बता दिया आपको। आपको तो सिंपली ये करना था, आप ओरिजिन से एक लाइन खींचते, इधर टेंजेंट मारता, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम, देखो इस क्वांटिटी पे हो रहा है Q3 पे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट OQ2, नहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट OQ2 पे मिनिमाइज नहीं हो रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट OQ3, नहीं, यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट OQ1, नो, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट OQ2, क्योंकि Q2 पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो मिनिमाइज हो रही है, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, वहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट के जो बीच का हिस्सा होता है ना, वहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज होती है और मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। क्लियर है ये मसला। बढ़ बढ़ जाऊँ आगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये होते हैं पेपर A2, वो तो कचरा सवाल है 2023 के पेपर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज करेक्ट अबाउट कार्टेल्स। सही, तो कार्टेल्स क्या होते हैं। कार्टेल्स बेसिकली ये होते हैं कि जब ओलिगोपोली में एक कल्यूसिव ओलिगोपोली होती है, बेसिकली है। तो ये कल्यूसिव ओलिगोपोली का पार्ट है जहाँ पर लार्जेस्ट फ्यू फर्म्स आपस में मिल जाती हैं और एक मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं। तो ये ज्वाइन टुगेदर टू क्रिएट अ मोनोपोली, सही है। देर आर फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, नो देर आर टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल मर्जर, जरूरी नहीं है। देर आर ऑफन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, यस बिकॉज इट इज इलीगल, आपको शायद पता हो ये बात, कार्टेल इज इलीगल। दे एस्टैब्लिश अ वर्टिकल लिंक बिटवीन फर्म्स, नो। तो बी और सी में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, पर सी इज द बेटर आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर is C. Question number 8, when output increases in the short run, which statement is correct? Average fixed cost first falls, then beyond some point rises. No, average fixed cost always falls क्योंकि as you increase your output, your fixed cost is divided into more units, तो ये हमेशा fall होता है। अगर आपको इसका ग्राफ भी याद हो हल्का सा, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट है, ये आपकी क्वांटिटी, एंड दिस इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे, ज्यादा यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट डिवाइड होगी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कमी होगी। Average variable cost increases as soon as the law of diminishing marginal returns begins to operate. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कब ऑपरेट होना स्टार्ट होता है? जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम होना शुरू हो जाता है। ये कह रहे हैं जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम होता है ना, फॉरन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब मैं विदाउट डायग्राम ये आपको नहीं बता सकता, मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है वो सबसे पहले बना दी मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, दिस इज क्वांटिटी। फिर मैंने जो है वो आपके सामने बनाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और फिर मैंने आपके सामने बनाई एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब आप ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एज सून एज द डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन, एज सून एज मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू फॉल, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये कह रहे हैं जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा। आप देखो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो रही है, उसके बावजूद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। क्योंकि अगर आपको एक चीज याद हो, अगर आपको एक बहुत बेसिक सी चीज मैं याद कराऊं, इस इस पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे होती है, इस पॉइंट पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पे होती है। क्योंकि आपको याद होगा जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे दोनों का मिनिमम होता है। तो जब आप देखो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो रही है, तो फॉरन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो रहा, थोड़े टाइम बाद बढ़ना स्टार्ट हो रही है, फॉरन नहीं हो रहा है। ठीक है। So this is also not the answer. The minimum point of the average total cost curve occurs at a greater level of output than the minimum point of the average variable cost curve. कह रहा है कि एवरेज टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है, ये एक ग्रेटर आउटपुट पे आता है एज कम्पेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, विच इज द राइट आंसर। क्योंकि आप देख लो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आके मिनिमम हो रही है इस क्वांटिटी पे, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पीछे वाली क्वांटिटी पे मिनिमाइज हो चुकी है। इसका मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट अकर्स एट अ ग्रेटर लेवल ऑफ आउटपुट than the minimum point of the average variable cost. So this is the right statement. So C is the right answer. When marginal cost reaches the minimum point, average variable cost must be greater than the average fixed cost. पता नहीं क्या कह रहा है, अजीब सी बात कर रहा है। सी आंसर है 8 का। वेर इज तो मसला। Question number 9. The diagram shows a competitive industry facing constant marginal and average cost. In equilibrium, its output is OQC. The price is OPC. A series of horizontal mergers generate economies of scale and create a monopoly in the industry. अब अगर economies of scale होंगे तो average cost कम हो जाएगी, and create a monopoly in the industry. The new equilibrium output is QM and the price is OPM. अब clearly यहाँ पर एक चीज तो मुझे समझ आ गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनिशियली जो है ना वो प्राइस और कॉस्ट इक्वल थे, ठीक है। आप देख लो, इनिशियली प्राइस और कॉस्ट इक्वल थे, ठीक है। अच्छा, अब कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा था मुझे प्राइस का ओवर कॉस्ट। अच्छा, एक और बात, आप एक चीज नोटिस करो कि अब जो है ना मेरी कॉस्ट है ये आफ्टर मर्जर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी क्वांटिटी ये है ना, तो आई एम ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट। सही है, आई एम ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट वेयर एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। ऐसा ही है, आई एम ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट वेयर एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। और मैं यहाँ से फिर ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी प्राइस आ रही है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला? ठीक है। दे आर ऑपरेटिंग एट एमसी इज इक्वल्स टू एमआर आफ्टर द मर्जर। कोई टेंशन नहीं आती। अच्छा, अब सवाल पूछ रहा है विच एरिया रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर दीज मर्जर्स। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? एज एन A2 स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस। ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? इट इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, चलो मैं इसको ना और थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए, मैं सब बता देता हूँ। ये 1 है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो जरा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। मैं आपके लिए ना सारी टेक्निकलिटीज यहाँ कवर कर लेता हूँ।
अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर पता करना है, लेट्स से कंज्यूमर सरप्लस बिफोर मर्जर, तो ये बिफोर मर्जर जो है मुझे कंज्यूमर सरप्लस पता करना है, तो बिफोर मर्जर कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द मार्केट प्राइस। तो मेरी मार्केट प्राइस ये थी, डिमांड कर्व ये था, ए आर डिमांड कर्व होता है ना, तो 1 2 3, सही है, 1 + 2 + 3। प्रोड्यूसर सरप्लस अगर आप देखो, प्रोड्यूसर सरप्लस तो कुछ है ही नहीं। आप देखो ना, मुझे कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रीमियम मिल ही नहीं रहा है। मतलब इसका मतलब बताऊं क्या है, बिफोर मर्जर ना सिनेरियो बताऊं क्या था, अगर ये मेरा सप्लाई कर्व है ना, और ये प्राइस और ये क्वांटिटी, बेसिकली प्राइस ही यही है। मतलब मिनिमम विलिंगनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर टू एक्सेप्ट एंड द एक्चुअल प्राइस आर द सेम। अगर विलिंगनेस और एक्चुअल दोनों सेम है ना, मिनिमम विलिंगनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड द एक्चुअल प्राइस इज द सेम, इसका मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉस्ट ये है और प्राइस ये है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो है। मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस इज लिटरली जीरो। अब आफ्टर मर्जर अगर मैं कहानी देखूं, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, एरिया वन। और प्रोड्यूसर सरप्लस अब क्या होगा, ये मेरा सप्लाई है, दिस इज एमसी सप्लाई है ना, ये मेरा सप्लाई है, ये मेरी प्राइस है, सही है, और ये मेरी क्वांटिटी है। तो एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट प्राइस, तो 2 + 4। समझ आया। मतलब जहां तक क्वांटिटी है वहां तक देखूंगा ना, तो सप्लाई कर्व के ऊपर वाला हिस्सा और प्राइस के नीचे वाला हिस्सा, तो ये डब्बा आ रहा है, ये है। तो दिस इज 2 + 4। और 2 + 4 का मतलब क्या हुआ, W + X। तो व्हाट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर दीज मर्जर्स, W + X, बी आंसर होगा। समझ आया। तो ये लेवल होता है A2 के पेपर, इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट करो पेपर में। ये मुश्किल सवाल है। सही। मैंने तभी ये पेपर करवाया, मैंने देखा सवाल थोड़े टेढ़े हैं, तो ये कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में ये फरमा रहा है, अ फर्म दैट कंट्रोल्ड ओवर 50% ऑफ द मार्केट सक्सेसफुली मर्जेस विद इट्स मेन कंपेटिटर टू फॉर्म वन लार्ज कंपनी, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू द मर्जर विल फेल, अ फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस कम होने का मतलब बताऊं क्या है, आपने प्राइस को बढ़ा दिया, तो दिस इज अ गुड थिंग। कॉस्ट ऑफ फंडिंग द मर्जर, यस, दिस इज द रीजन व्हाई द मर्जर माइट फेल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ गुड थिंग, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट कम होगी तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। मार्केट डोमिनेंस इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी मार्केट का शेयर बढ़ेगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो बी इज द ओनली थिंग विच कैन बी अ हैसल इन व्हाइल मर्जिंग। कॉस्ट बहुत लगती है और इसकी वजह से फेल भी हो सकता है मर्जर, अगर हमारी फंडिंग सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम शोज द मोनोपोलिस्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स। द मोनोपोलिस्ट चेंजेस इट्स प्राइस फ्रॉम P1 to P2। तो इनिशियली मेरी प्राइस थी P1। अगर आप P1 पे एक चीज नोटिस करो, तो P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब ये हुआ कि आई एम ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट, सही है। और इस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है, ये क्या होता है, क्योंकि आप देख लो ना, इसी पॉइंट से मेरी प्राइस ऊपर निकली है। और अब मैं आ गया हूँ P2 पे, इसका मतलब मैं इस क्वांटिटी पे ऑपरेट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। ये क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन या सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, मेरी क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो रही है। सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि देखो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है, याद है, देखो एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज। और इसको एक और चीज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी है, जहाँ पर संक कॉस्ट जो है ना, वो जीरो हो चुकी है। इसका मतलब एंट्री एंड एग्जिट की कोई कॉस्ट ही नहीं है, जीरो। विथ चेंज इन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटेड बाय P1 to P2। अब देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो मैं कभी था ही नहीं, ये MC इक्वल्स टू MR होता है, ये तो कभी था ही नहीं। ये भी अगेन कभी नहीं था, MC इक्वल्स टू MR, तो ये तो कभी था ही नहीं। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट, डी इज द राइट। क्लियर है तो मसला। 11 का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 12।
द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट विच डायग्राम डिपिक्ट्स, पता नहीं क्या है, द शेप ऑफ द, मतलब रेप्रेजेंट बेसिकली द शेप ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल रेवेन्यू कर्व। अब आपको अगर याद हो एक बेसिक सा एएस लेवल का डायग्राम, जो कि ए टू में भी मैंने बनाना सिखाया था आपको, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज टोटल रेवेन्यू एंड दिस इज क्वांटिटी, सही है। तो एक लीनियर डिमांड कर्व होता है जो कि इस तरीके से बनता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक है, बीच वाला यूनिटरी और एंड वाला इन इलास्टिक है। मोर देन वन इज इलास्टिक, इक्वल्स टू वन इज यूनिटरी एंड लेस देन वन इज इन इलास्टिक। फिर जो है यूनिटरी से मैं मिड पॉइंट से एक पॉइंट निकालता हूँ क्यू का। अगर मैं इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करता हूँ तो रेवेन्यू बढ़ता है, इन इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करता हूँ तो रेवेन्यू कम होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इन द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड प्राइस एंड रेवेन्यू का एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एंड इन द केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड प्राइस का एंड टोटल रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर मैं इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करूंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इन इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करूंगा तो रेवेन्यू कम होगा। और ये जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इक्वल्स टू वन का मतलब होता है यूनिटरी डिमांड। यूनिटरी डिमांड का मतलब होता है कि मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो गया है। अगर आपको पेपर में वो कभी बोले ना कि एक बिजनेस है जिसकी इलास्टिसिटी यूनिटरी इज इक्वल्स टू वन है, तो वहां पर उसका रेवेन्यू क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए उसका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, इसका मतलब उसका एमआर जीरो होगा। क्लियर है ये चीज। तो क्या होता है शेप, ये वाला शेप होता है, सी इज द राइट आंसर। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का जो है ना वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। सही है। Question number 13. A government is attempting to achieve allocative efficiency in a nationalized industry, government owned industry. एलोकेटिव एफिशिएंसी का होती है जहाँ पर एमसी इक्वल्स टू एआर होता है, ठीक है, या एमसी इक्वल्स टू प्राइस भी कह सकते हो, एआर और प्राइस इक्वल होता है, या एमएसबी इक्वल्स टू एमएससी भी कह सकते हो। एक चीज आप नोटिस करो, इसका एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वरना नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि एवरेज टोटल कॉस्ट ऐसा होता है, याद है। अब एक बिजनेस जिसका एवरेज कॉस्ट गिरता ही जा रहा है, कभी बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसको थ्रू आउट द टाइम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ नेचुरल मोनोपोली। ये सिर्फ नेचुरल मोनोपोली के केस में होता है। जो पब्लिक यूटिलिटीज और गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपोलीज होती है ना, उनका आउटपुट इतना बड़ा होता है कि उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही होती है, मतलब उनका डिसइकोनॉमी शुरू ही नहीं हो रहा होता, उनकी कॉस्ट कम ही होते जा रही होती है। क्लियर है, जिसकी वजह से आपका एमसी भी ऐसा हो रहा है। तो अगर मुझे एमसी इक्वल्स टू एलोकेटिव एफिशिएंट होना है तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट करूंगा। ये वो पॉइंट है जहां पर एमसी और एआर आपस में इक्वल है। सही है। इट विल सेट द प्राइस एट डब्ल्यू and make subnormal profit. No, it will set a price at X. No, it will set a price at Y. No, it will set a price at Z. क्योंकि Z पे आप देखो एलोकेटिव एफिशिएंसी है ना, Z प्राइस Z होगी, और यहाँ पर लॉस होगा ऑब्वियसली। वाई इट इज अ लॉस, बिकॉज एट प्राइस Z द एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू। आप खुद देख लो, दिस इज माई एवरेज रेवेन्यू बट दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ अ लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी इज द राइट। ठीक है, ले रहे हैं, यहाँ तक बढ़ जाओ आगे, तेज तो नहीं जा रहा। Question number 14. The diagram shows the sign beside a busy road. The road was recently cleared of 17 bags of litter. Clearing litter puts life at risk. तो बेसिकली यू आर गिविंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू पीपल के भाई, तुम रोड पे कचरा फेंकते हो और लोग ये कचरा साफ करते हैं, तो क्लियरिंग लिटर पुट्स लाइफ एट रिस्क का मतलब है ट्रैफिक में कोई किसी को उड़ा उड़ा दिया, ये मतलब ये है इसका। तो बेसिकली ये फ्री गुड तो नहीं है। फ्री गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जो अबंडेंट सप्लाई में होते हैं, या आप कह सकते हो अनलिमिटेड सप्लाई में होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जिसमें देयर आर नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज नो रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। मतलब इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सनलाइट, एयर वगैरह है। सही है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, इट इज नॉट अ रेगुलेशन, कोई रूल वगैरह आपने सेट नहीं किया हुआ यहाँ पे। मेरिट गुड की यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आ रही। नश थ्योरी है ये। नश थ्योरी का मतलब है आप लोगों को पोक कर रहे हो, आप लोगों को सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हो कि यार देखो ये 17 थैले हमने अभी कचरों के यहाँ पर साफ किए हैं, और कचरा साफ करने से ना जिंदगी का रिस्क होता है। तो बंदा गाड़ी चलाते हुए सोचेगा कि यार अब मुझे जो है, या बंदा कोई चलते हुए भी सोचेगा कि यार अब मुझे रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो आपने बंदों को ना फोर्स नहीं करा, आपने कचरा फेंकने पे कोई फाइन नहीं लगाया, आपने बस लोगों को ये चीज दिखा दी, तो लोगों में खुद एक अंदर ना एक सॉफ्ट स्पॉट आ जाएगा और वो कचरा शायद ना फेंके। तो इट इज द सेंस ऑफ डायरेक्शन। दिस इज व्हाट नश थ्योरी इज। नश थ्योरी एम्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। ये बिहेवियर चेंज कर रहे हैं लोगों का, बिहेवियरल थ्योरी होती है ये। Question number 15. Recent research has shown that the consumption of some foods might be harmful. A government committee considers how to intervene in the markets. ठीक है भाई,
विच इंटरवेंशन इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ दिस फूड विदाउट रिड्यूसिंग द इनकम इक्वालिटी? अच्छा भाई, मिनिमम प्राइस फॉर द हार्मफुल फूड्स, इससे आपकी जो है वो इनकम इक्वालिटी जो है वो कम होगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। सही है, रिग्रेसिव हो जाएगा मामला। अ सब्सिडी फॉर सब्स्टिट्यूट फूड्स, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि आप जब सब्स्टिट्यूट फूड्स को सस्ता कर दोगे, सब्सिडी देके, पैसे देके प्रोड्यूसर को, तो वो सस्ते हो जाएंगे, तो लोग वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और इनकम इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। एंड एड वैलोरम टैक्स ऑन हार्मफुल गुड्स, हमेशा याद रखना, एड वैलोरम टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, परसेंटेज टैक्स होता है ये, और ये रिग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स तो वैसे रिग्रेसिव नेचर का होता है। सही है। तो रिग्रेसिव नेचर का सबसे बड़ा मसला ये, दे पुट अ बर्डन ऑन द पुअर, तो इससे आपकी कंजम्पशन तो कम हो जाएगी पर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसमें भी यही मसला आ रहा है। बी इज द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर कंजम्पशन भी कम हो रही है और इनकम इक्वालिटी भी परफेक्ट नहीं आ रहा। 15 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सर्कमस्टांसेस इज अ पॉवर्टी ट्रैप लीस्ट लाइकली टू ऑपरेट? अब देखो पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है। पॉवर्टी ट्रैप का मतलब होता है व्हेन योर आफ्टर टैक्स इनकम, व्हेन योर आफ्टर टैक्स इनकम इज लेस देन दी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल $300 कमा रहा हूँ आफ्टर टैक्स और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट $500 का, तो वाई द हेल वुड एवर मैं अपना आपको रजिस्टर कर दूंगा एज अनएम्प्लॉयड और मैं $500 बैठ के खाऊंगा भाई। पर पावर्टी ट्रैप है, गरीबी के जाल में फंस गया मैं, अब कभी काम ही नहीं करूंगा मैं। लीस्ट लाइकली टू ऑपरेट करे, लीस्ट, अ फीमेल वर्कर इज पेड लेस देन अ मेल वर्कर डूइंग द सेम जॉब, तो सही है। A worker is paid the minimum wage and refuses a higher paid job because its net income is lower after tax, सही है। A worker refuses higher paid work as it means more expensive travel and childcare cost. An unemployed worker refuses a job before because earnings are less than the unemployment benefit. ये तो clear cut case of poverty trap है। A worker refuses the higher paid work as it means expensive travel and childcare cost, ये भी poverty trap की निशानी है। A worker is paid the minimum wage and refuses a higher paid job because the net income is lower after tax. Again, this is a link. A इसका सही आंसर है because a female worker is paid less than a male worker for doing the same job. ये wage differential है, ये poverty trap की रीजन नहीं हो सकती। Least likely poverty trap है यहाँ पे। ठीक है। मतलब इसमें कोई ऐसी हिंट नहीं दी हुई जहाँ पर बंदा खुद विलिंगली एक काम छोड़ रहा हो। पावर्टी ट्रैप का कॉन्सेप्ट जो है ना वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा बहुत लिंक करता है। अब जैसे देखो, इसने एक अच्छी नौकरी छोड़ दी, दूसरे बंदे ने भी हायर पेड वर्क छोड़ दिया क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा था, एक बंदे ने इसलिए छोड़ दी क्योंकि लोअर आफ्टर टैक्स हो रहा था, एक बंदे ने काम ही नहीं करता क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आते हैं। थोड़ा सा ना आपकी अपनी मेंटालिटी के हिसाब से ये सवाल होगा, थोड़ा सही से पढ़ना क्वेश्चन। तो ये 16 का आंसर है। 17, व्हाट वुड मोस्ट लाइकली टू कॉज द डिमांड फॉर लेबर इन इंडस्ट्री टू बी इन इलास्टिक? अब सही, तो इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वेज ज्यादा से बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम से करेगा, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर की बात कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट आर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, यस, क्योंकि इस सिनेरियो में अगर तुम ज्यादा वेज मांगोगे भी ना तो वो तुम्हें काम से शायद वो ना निकाले, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी वेज का सारा बर्डन कंज्यूमर पर डाल दूंगा इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, तो टेंशन नहीं होगी। द डिमांड फॉर लेबर फॉर द फाइनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन का मतलब इलास्टिक होता है। हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो लेबर की डिमांड भी इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर तुम उससे हाई वेजेस मांगोगे ना तो वो अपना बर्डन कंज्यूमर पे पास नहीं कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। वाई? बिकॉज इलास्टिक के केस में हल्की सी प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा से गिर जाती है, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। द वर्क फोर्स बिलोंग्स टू अ स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन ना तो आपकी सप्लाई इन इलास्टिक होगी। सही है। देर इज अ लार्ज पूल ऑफ रेडिली अवेलेबल लेबर, तो इससे आपकी सप्लाई इलास्टिक होगी। सही है, तो 17 का ए इज द राइट आंसर। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इससे सप्लाई इन इलास्टिक होगी। हाँ, सप्लाई इन इलास्टिक होगी। 17 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इन्फ्लुएंस इज लीस्ट लाइकली टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? व्हेन यू सेव अप रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब लीस्ट बोला है इसने, हाई सेविंग रेट्स, अच्छी बात है। इन्वॉल्वमेंट इन फ्री ट्रेड, ठीक है।
प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स ठीक है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल फॉर इकोनॉमी, क्योंकि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो रिसोर्सेज जल्दी जल्दी डिप्लीट होंगी, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रेस इज लीस्ट लाइकली टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री। क्लियर है? बेटा फ्री ट्रेड तो अच्छी बात है, इंपोर्ट्स मिल जाएंगे सस्ते, रिसोर्सेज फ्री अप थोड़ी हो जाएंगे। हाँ ओवर स्पेशलाइजेशन कभी कभार हो जाती है, पर डी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। वो फिर सर्टेन सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर ये हो रहा होता है। हाई सेविंग रेट्स अगेन अच्छी बात है यहाँ पर, तो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। डी इज द राइट आंसर। Question number 19. Governments are interested in providing statistics on the standard of living. They measure the value of material goods and services. Material goods and services, पैसों की बात हो रही है। नॉन मटीरियल characteristics that affect the standard of living cannot be easily measured. Education, healthcare की बात कर रहा है। What is an example of non-material characteristic? The failure to include the unpaid work, ये material है। The freedom to make informed economic choices, देखो ये non-material है। The proportion of GNP, मटीरियल, रिमूवल ऑफ टैक्सेस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मटीरियल। जिधर पैसे इन्वॉल्व नहीं है ना, जहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस या डेमोक्रेसी कह दो या हेल्थ एजुकेशन कह दो, तो बी इज द राइट आंसर। Question number 20. The diagram shows Lorentz curves for a developed economy. Which combination of supply side would shift the Lorentz curve from x to y? पहले तो आप ये समझो कि ये जो लाइन है ना ब्लू कलर की, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन को। तो ये जो डॉटेड लाइन जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया ना, दिस इज द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, राइट? सही है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, इफ द लॉरेंस कर्व इज क्लोजर, इफ इट इज क्लोजर टू लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, पीई लिख रहा हूँ। सही है। इफ इट इज क्लोजर टू पीई, इसका मतलब इनइक्वालिटी कम है। इफ इट इज फर्दर, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी ज्यादा है। अब एक्स टू वाई जाने का मतलब क्या हो रहा है? करीब जा रहा हूँ, क्लोजर टू लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। इसका मतलब पहले के मुकाबले में आपकी जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो क्या हो रही है? कम। तो मुझे ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो। तो टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स मुझे बढ़ाना है, बिकॉज मुझे अमीरों से ज्यादा पैसा लेना है, मुझे बर्डन डालना है रिच के ऊपर। सही है, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, याद है? तो इंक्रीज इंक्रीज एजुकेशन शुड इंक्रीज, यस। तो इट शुड बी फ्री, बिकॉज इससे इकोनॉमी में स्किल्स बढ़ेंगी, इससे इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ेंगी। एंड नेशनल मिनिमम शुड बी हायर बिकॉज इट अफेक्ट्स लो इनकम हाउस होल्ड्स। इंक्रीज इज द राइट आंसर। सही है। 20 का आंसर विल बी 21। Two members of the Hernandez family have recently become unemployed. Mariana has lost her job at the local factory, which has closed because of competition from cheaper imports. So this is a clear-cut case. Mariana का जो केस है ना वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उसकी डिमांड फॉर अ सेक्टर ही कम हो गई है। Alfonso has lost his job as a shop assistant because the sales have dropped due to a recession. Aggregate demand कम हो रही है, cyclical unemployment. C is the right answer. How would an economics classify these job losses? C is the right. डिमांड डेफिशिएंट भी कहते हैं उसको। 22 सिक्लिकल को। 22 विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स, मॉनेटरी, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड क्रेडिट रेगुलेशन, सीआर। सप्लाई साइड पॉलिसी, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है, इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है। तो अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए और टैक्स को कम करना चाहिए, क्योंकि इससे एडी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होगा, एक्सचेंज रेट कम होगा, और मुझे क्रेडिट रेगुलेशन भी जो है ना वो कम करनी चाहिए, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इससे भी एडी बढ़ जाएगा। सप्लाई साइड पॉलिसी में अगेन आई हैव टू मेक थिंग्स इजी फॉर द लेबर सो दे कैन ज्वाइन जॉब्स। So you should be increasing government expenditure and decreasing taxation. You should be decreasing the interest rate and increasing the money supply.
You should be increasing the flexibility in the labor market. You should be increasing the education and training. You should be increasing the flexibility in the labor market. You should be increasing the education and training. So C is the most suitable आंसर है क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्लिक हो रहे हैं, तो 22 का आंसर विल बी सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्सपेंशनरी, बिल्कुल। तो फिस्कल एंड मॉनेटरी जो है वो दोनों एक्सपेंशनरी है। एक्सपेंशनरी को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं A2 लेवल में? रीफ्लेशनरी। सही है, एक्सपेंशनरी या रीफ्लेशनरी। रीफ्लेशनरी भी बोलते हैं एक्सपेंशनरी को दूसरे लफ्जों में। डिफ्लेट, हवा भर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 23, विच पॉलिसी कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट? नेशनल इनकम को कम करना है, तो नॉर्मली ये कब कम होगा? जब एडी कम होगा। रिड्यूस, डिक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन, तो इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो कंजम्पशन भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, एडी कम हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। डिक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन, अगेन द सेम इफेक्ट, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, एडी बढ़ जाएगा। पर इंक्रीज क्वांटिटेटिव ईजिंग, इससे जो है वो आपकी इससे जो आपकी है मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो, तो इससे भी एडी बढ़ जाएगा। अब यहाँ भी एडी बढ़ रहा है, यहाँ भी एडी बढ़ रहा है, ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि इससे तो इनकम बढ़ जाएगी। मतलब इसका ओवरऑल इफेक्ट जो था ना वो ये था कि अनचेंज्ड है, इसका ओवरऑल इफेक्ट है कि भाई बढ़ जाएगी, हमें रिड्यूस करनी है। इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेशन, इससे डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो एडी भी कम हो जाएगा। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, और एडी भी कम हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। दोनों तरह से एडी कम हो रहा है तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी। यहाँ पर अगेन वही बात है, यहाँ पर एडी जो है वो कम हो जाएगा, पर यहाँ पर एडी जो है वो बढ़ जाएगा, तो अगेन ये नो नो इफेक्ट। तो 23 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर आपका सी प्लस आई प्लस जी होता है, एक्स माइनस एम नहीं होता, क्योंकि ट्रेड नहीं है, वो ओपन इकोनॉमी होती है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.1, तो एमपीएस इज 0.1। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्सेस इज 0.1। अब यहाँ पर एमपीएम नहीं है क्योंकि इम्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट नहीं है, सही है। These values are constant and do not vary with the level of income. What will be the increase in the national income if there is an injection of 100 million into the circular flow? तो मुझे मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन इससे मुझे दी हुई है ना, वहां पर मुझे फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस एम पी सी और 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ विड्रॉल्स। तो विड्रॉल्स में मेरे पास यहाँ पर क्या क्या इसने दिया हुआ है? मुझे इसने एम पी एस दिया हुआ है प्लस एम पी टी, अगर एम पी एम होता तो वो भी ऐड कर देता। तो 1/1 माइनस सी क्या होगा? अगर आप देखो, इफ विड्रॉल्स आर 0.2, तो 1 माइनस 0.2 कितना होता है? 0.8। तो ये एमपीसी है। तो या तो आप सिंपली 1 माइनस 0.8 करो, या तो आप सिंपली जो है वो 1/0.1 प्लस 0.1 कर दो। तो इन दी एंड आंसर सेम ही आएगा, और आंसर यहाँ पर 5 आएगा दोनों केसेस में, ठीक है। आंसर यहाँ पर 5 आएगा दोनों केसेस में। तो 100 मिलियन की इंजेक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 500 मिलियन की नेशनल इनकम जनरेट होगी, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 25, विच कॉम्बिनेशन इज कंसिस्टेंट विद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी? तो ये मनी डिमांड की बात कर रहा है, तीन चीजों से नहीं बनता, स्पेकुलेटिव, ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी। तो ट्रांजैक्शनरी मोटिव ऑफ मनी की जहां तक बात है वो इंटरेस्ट रेट से डिटरमिन तो नहीं होता, सही है। वो उसका परफेक्टली इनलास्टिक तो नहीं होता, सॉरी, हाईली इनलास्टिक होता है, बट इट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द इंटरेस्ट रेट। एग्जैक्टली, ये कहना गलत होगा कि नो है, होता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट से भी डिटरमिन होता है। डिटरमिन्ड बाय द चेंजेस इन इनकम तो लाजमी तौर पे ही है। अब इसने देखो दोनों जगह पे नो लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इनकम ज्यादा होगी तो आप ट्रांजैक्शन ज्यादा करोगे, इनकम कम होगी तो आप ट्रांजैक्शन कम करोगे। ट्रांजैक्शनरी मोटिव डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, इनकम कम है तो कम ट्रांजैक्शन करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर जो ये जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है ना, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए होता है, ये इंटरेस्ट के साथ हाईली इलास्टिक है, तो ये इंटरेस्ट से तो लाजमी तौर पर डिटरमिन होता है। इसका ना इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, इतना खास इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी या कम होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पे फर्क नहीं आता। स्पेकुलेटिव मनी डिमांड फॉर मनी इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। जैसे इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ
तो तुमने वहां से पैसे निकाल दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तुमने एकदम से वहां पर पैसे लगा दिए और तुमने बॉन्ड्स वगैरह की डिमांड कम कर दी फॉर एग्जाम्पल। ये स्पेकुलेटिव मोटिव इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होता है, बट इट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द चेंज इन इनकम। इनकम का लेना देना ट्रांजैक्शन से लाजमी तौर पे होता है, पर इंटरेस्ट रेट का इतना लेना देना नहीं होता। क्लियर है? तो उल्टा हिसाब चल रहा है। डू रिवाइज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, बहुत आता है। Question number 26. What is assumed by the Keynesians? तो Keynesians, an increase in supply always creates an equal increase in demand. अजीब सी स्टेटमेंट है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मॉनिटर्स का यहाँ पर काम था। Government intervention is required to change to manage the economy. Yes, they were very supportive of government intervention. Prices always adjust so that markets clear. The economy always has full employment. ये दोनों चीजें मॉनिटर्स ने बोली थी। सही। तो आई विल सेंड अ वॉइस नोट जिसमें मैंने केनियर मॉनिटर्स का 6-7 मिनट का वॉइस नोट है, जहाँ पर मैंने ना दोनों की डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में बताई हुई है। तो डू लिसन टू द वॉइस। 26 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज इंजेक्शंस इनटू अ कंट्रीज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। में आप इंजेक्शंस की बात कर रहा है, तो इंजेक्शंस में क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पर ये कह रहा है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो ये इंजेक्शंस तो नहीं है। सेविंग ज्यादा है, विड्रॉल ज्यादा है, इंजेक्शन कम है। प्राइवेट सेक्टर में टैक्सेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ज्यादा है, ये भी नहीं है, टैक्सेस विड्रॉल्स हैं। ट्रेड सेक्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, इसका मतलब इंजेक्शन ज्यादा है, विड्रॉल कम है। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर विड्रॉल इज ग्रेटर देन इंजेक्शन, यहाँ पर भी विड्रॉल इज ग्रेटर देन इंजेक्शन, यहाँ पर इंजेक्शन इज ग्रेटर देन। 27 का आंसर। 28, विच पॉलिसी बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी। मतलब ऐसी कौन सी चीज डेवलप्ड इकोनॉमी करेगा जिससे डेवलपिंग इकोनॉमी को जो है ना वो अच्छा खासा फायदा होगा। बैन ऑन रिसोर्स एक्सप्लोटेशन बाय माइनिंग कंपनीज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। इससे डेवलपिंग इकोनॉमीज का नुकसान होगा क्योंकि उनकी इनकम्स कम होंगी, प्रोडक्शन कम होगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय ग्लोबल फर्म्स इन डेवलपिंग इकोनॉमी, जिससे भी डेवलपिंग इकोनॉमीज का नुकसान होगा क्योंकि इससे इनकी इनकम्स कम होंगी। द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन एमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमीज, इससे भी डेवलपिंग इकोनॉमीज की बैंड बजेगी क्योंकि इससे स्किल्ड लेबर डेवलपिंग इकोनॉमी से चले जाएगा, एक्सिट कर जाएगा। द विड्रॉल ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, यस। अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज अपनी सब्सिडीज को रिमूव कर देगा ना, डेवलप्ड इकोनॉमीज अगर अपनी सब्सिडीज जो उसने दी हुई है अपनी एग्रीकल्चर को, वो अगर रिमूव कर देगा तो उससे ना ट्रेड बैरियर हट गया। तो इससे डेवलपिंग इकोनॉमी को ना एक क्लियर कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि क्योंकि आ, क्योंकि सब्सिडीज जो है ना वो आर्टिफिशियली एक्सपोर्ट की प्राइसेस को कम करती हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री अपने प्रोडक्ट पे सब्सिडी लगा देगी तो फिर डेवलपिंग का क्या होगा? वो डेवलपिंग तो डिपेंडेंट ही प्राइमरी पे होता है। तो अगर डेवलप्ड इकोनॉमी सब्सिडीज को रिमूव कर देगा ना तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी वहां पे। इससे क्या होगा कि डेवलपिंग इकोनॉमीज कैन इजीली नाउ compete इन द इंटरनेशनल मार्केट विद देम। तो रिमूविंग सब्सिडीज इज बेनिफिशियल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज। व्हाई? बिकॉज इट मे बी द केस का डेवलपिंग इकोनॉमीज के एक्सपोर्ट शायद बढ़ जाए। ठीक है। तो 28 का आंसर विल बी डी। 29, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज 5%। तो नेहरू जो है इज 5%। व्हाट इज नेहरू? नेहरू का फुल फॉर्म क्या होता है? नायरू भी कहते हैं इसको। ये होता है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है जिसको अगर तुमने अपनी जगह पे रखा तो महंगाई अपनी जगह पे रहेगी। पर अगर इसको तुमने कम करने की कोशिश करी, इफ यू ट्राई टू रिड्यूस दिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देन आपकी इकोनॉमी में सिंपली इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि आप इसको कम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे। पर मसला ये है कि ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो सिक्लिकल नहीं है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है, ये सीजनल है, ये फ्रिक्शनल है। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ाने से ये अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम होगी। तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ाने से पर इन्फ्लेशन तो आ जाएगी ना। तो what will happen if a government persists in trying to achieve a target rate of unemployment of 3% by expansionary monetary policy? भाई मैं इंटरेस्ट रेट को कम करके कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, तो एडी बढ़ेगा। एडी के बढ़ने से ये अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, पर महंगाई आ जाएगी। 5% तो 5% ही रहेगा, पर 3% चकड़ने के चक्करों में एडी बढ़ाओगे तो महंगाई आ जाएगी। तो व्हाट विल हैपन? एन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज दिस वाज अ नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कम करा तो इन्फ्लेशन एक्सेलरेट करेगी। A diminishing rate of inflation, no. A high but a constant rate, no. A negative, no. नेगेटिव का मतलब तो डिफ्लेशन है, तो अजीब ही बात कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द रीफ्लेशनरी फिस्कल मेजर? रीफ्लेशनरी क्या होता है? एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मकसद क्या होता है? एडी को बढ़ाना। फिस्कल में क्या आता है? गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग एंड टैक्स। रिफ्लेशनरी मेजर क्या होगा? जी को बढ़ाना और टी को कम करना, क्योंकि इससे एडी बढ़ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। इंक्रीजेस टैक्सेस, नो, इससे एडी कम हो जाएगा। ये दोनों चीजें क्या हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। सही है। तो इसका अगर हम थ्रेशोल्ड देखें, वैसे तो ये मेरे ख्याल में 21 का पेपर है ना, ये शायद 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 जो है कोविड वाला पेपर है। सही है, तो इसका थ्रेशोल्ड कम ही होगा। वरना नॉर्मली 24-25 इज द आइडियल थ्रेशोल्ड ऑफ A2 पेपर्स फॉर MCQs। 21 पे ए है, 17 पे बी है, 15 पे सी है, 11 पे डी है, 8 पे ई है, below it is the U, but don't rely on this। ये कोविड थ्रेशोल्ड था। ये कोविड में थ्रेशोल्ड बहुत कम थे, आप अपनी औकात पे आ रहे हैं। थ्रेशोल्ड 24-25 होगा आपका थ्रेशोल्ड आराम से। सही है।